एक लड़की है, उम्र 11 साल, स्कूल जाती है, 8th स्टैंडर्ड की स्टूडेंट है। अचानक से एक दिन स्कूल में उसको अपने स्कर्ट पे ब्लड स्पॉट्स दिखाई देते हैं। सबसे पहले अपने टीचर को इन्फॉर्म करती है। टीचर इमीडिएटली उसके घर पे फ़ोन करती है और उसके पेरेंट्स को स्कूल बुलाती है। लड़की अपने पेरेंट्स के साथ अपने घर चली जाती है। घर पे लड़की को एक सेपरेट रूम में बैठा दिया जाता है और किसी से मिलने की कोई परमिशन नहीं होती है। सिर्फ उसकी मदर उस लड़की से बात करती है। बाहर के कमरे में जश्न का माहौल है, सब लोग खुशियां मना रहे हैं, पार्टी चल रही है और वो लड़की अंदर कमरे में कंफ्यूज्ड होकर बैठी है कि हुआ क्या है। सबसे पहला सवाल उसके दिमाग में आता है कि उसको कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है, लेकिन ये सवाल और भी कंफ्यूजिंग हो जाता है जब वो अपने फैमिली मेंबर्स को सेलिब्रेट करते हुए देखती है। सेलिब्रेशन लड़की के पीरियड्स स्टार्ट होने का और पीरियड्स को इस तरीके से इंट्रोड्यूस करने का। लेकिन क्या पीरियड्स को इस तरीके से इंट्रोड्यूस करना सही है या इस पूरे प्रोसेस में कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ी है? तो इस वीडियो में हम लोग यही समझेंगे कि पीरियड्स क्या होते हैं, इसको लेकर क्या क्या मिसकंसेप्शंस हैं और इन मिसकंसेप्शन से किस तरीके से बाहर निकला जा सकता है। पीरियड्स क्या है? पीरियड्स लड़कियों में होने वाली एक बिल्कुल नेचुरल फिजियोलॉजिकल फेनोमेना है, जिसमें हर महीने उस लड़की के बॉडी में जो यूट्रस है उसकी इनर लाइनिंग अपने आप को प्रिपेयर करती है एक बच्चे को सस्टेन करने के लिए। ये प्रोसेस शुरू होता है 8 से 13 साल की उम्र की लड़कियों में। लेकिन समझने वाली बात यह है कि बॉडी की प्रिपरेशन एक बच्चे को बियर करने के लिए जिस उम्र में शुरू होती है, वो उम्र बच्चे को बियर करने के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। उस उम्र में लड़की का शरीर इतना सक्षम नहीं होता है कि वो एक बच्चे को अपने भीतर सस्टेन कर सके, और अगर ऐसा हुआ तो उस लड़की की लाइफ को थ्रेट हो सकता है। लेकिन बच्चे को अपने भीतर सस्टेन करने की इस पूरी तैयारी में 1 महीने का वक्त लगता है, और 1 महीने के बाद अगर यूट्रस में बच्चा नहीं होता है तो ये सारी की सारी जो प्रिपरेशन है इसको ख़त्म करके नए सिरे से फिर से तैयारी शुरू करनी होती है। जब हम इस प्रोसेस को ख़त्म करते हैं तो बॉडी यूट्रस की अंदर की लेयर को शेड ऑफ कर देती है, यानी कि गिरा देती है, और वो सारी की सारी लेयर ब्लड के साथ मिक्स होके वजाइना से बाहर निकल जाती है। ये पूरा प्रोसेस हर महीने एक बार होता है और इसमें 5 से 8 दिन तक का वक्त लगता है। ये 5 से 8 दिन जब यूट्रस की इनर लाइनिंग वजाइना के थ्रू बाहर निकल रही होती है, ब्लड के साथ मिक्स होके, इसी प्रोसेस को पीरियड्स या मेंस्ट्रुएशन कहा जाता है। अगर हम हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ें तो ये बात समझ में आएगी कि ह्यूमन इवोल्यूशन के साथ एक जेंडर बायस हमेशा से रहा है। हमारा समाज हमेशा से ही मेल डोमिनेंट रहा है। ये बिल्कुल ठीक चीज़ नहीं है, लेकिन ये डोमिनेंस सिर्फ एक पार्ट में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में दिखता है। चाहे वो ईस्ट की बात हो या वेस्ट की बात हो, चाहे वो अंडर डेवलप्ड नेशंस हो, डेवलपिंग नेशंस हो या डेवलप्ड नेशंस हो, हर जगह एक पुरुष प्रधान समाज की प्रभावी मानसिकता हमेशा झलकती है, और ये हमारी सोसाइटी को एक पैट्रियार्कल सोसाइटी में कन्वर्ट करती है। ये पैट्रियार्कल माइंडसेट ही सबसे बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से फीमेल्स और उनके साथ होने वाले इस नेचुरल प्रोसेस के प्रति हम बहुत अच्छे से सेंसिटाइज नहीं हो पाते हैं। पुरुष प्रधान समाज होने की वजह से ही महिलाओं के साथ होने वाले इस नेचुरल प्रोसेस के प्रति समाज में एक नफरत का भाव है, और इस पूरी प्रक्रिया को
एक अपवित्र यानी कि एक अनहोली प्रोसेस की तरह देखा जाता है, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो या फिर चर्च हो। हर जगह मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन को इन प्लेसेस पर एंटर करने के लिए अलग अलग तरह की पाबंदियां हैं। कुछ सोसाइटीज़ ने इस पैट्रियार्कल माइंडसेट को कवर करने के लिए अलग अलग तरीके की लॉजिक्स डेवलप कर ली। जैसे कि एक लॉजिक ये है कि जब फीमेल्स का पीरियड चल रहा होता है तब उनको बहुत सारी चीज़ों से रेस्ट्रिक्ट इसलिए रखा जाता है ताकि उनकी बॉडी को आराम मिल सके। दूसरा, वो मेल्स से दूर रह सकें जिससे कि मेल्स के साथ उनका कोई फिजिकल कांटेक्ट ना हो पाए। और तीसरा, उनकी बॉडी में उस समय बहुत सारे ऐसे केमिकल मीडिएटर्स रिलीज हो रहे होते हैं जिससे उनका मूड स्विंग होता है, इसलिए उनको अलग सेपरेट जगह पर रखा जाता है। लेकिन ये लॉजिक बिल्कुल बकवास है। दुनिया में अभी तक जितने भी नोबेल प्राइजेस मिले हैं उनमें से सबसे ज़्यादा नोबेल प्राइज़ अगर किसी एक कम्युनिटी को मिले हैं तो वो है यहूदी कम्युनिटी। लेकिन ये जान के आपको हैरानी होगी कि यहूदी कम्युनिटी में भी महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार प्राप्त नहीं है और पीरियड्स को लेकर ज्यूस लोग उतने ही कंजर्वेटिव हैं जितने कि दुनिया के दूसरे देशों के लोग हैं। यहूदी धर्म में उन महिलाओं को निदा के नाम से जाना जाता है जिनके पीरियड्स चल रहे होते हैं और उन महिलाओं को बहुत सारी नॉर्मल एक्टिविटीज़ करने से रेस्ट्रिक्ट किया जाता है। क्रिश्चियन सोसाइटीज़ में पीरियड्स को लेकर कोई स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस तो नहीं हैं, लेकिन उनके सोसाइटी में भी महिलाओं के प्रति भेदभाव का रवैया निश्चित रूप से देखा जा सकता है। मुस्लिम सोसाइटीज़ में जिन महिलाओं के पीरियड्स चल रहे होते हैं उनको किसी भी तरीके की धार्मिक एक्टिविटी या फिर कोई भी फास्टिंग करने का परमिशन नहीं दिया जाता है। हिंदू धर्म में भी ठीक इसी तरह की पाबंदियां हैं। जिन महिलाओं के पीरियड्स चलते हैं उन्हें हिंदू धर्म में अपवित्र माना जाता है और उन महिलाओं को नॉर्मल लाइफ से दूर रखा जाता है। उन्हें किचन में एंटर नहीं होने दिया जाता है, बहुत सारी चीज़ों को टच करने की परमिशन नहीं होती है और कई सारी सोसाइटीज़ में तो ऐसा भी देखा गया है कि एक गांव में रहने वाली उन महिलाओं को जिनको पीरियड्स चल रहे होते हैं उनके लिए गांव के बाहर एक घर बनाया जाता है जहां पे वो सारी फीमेल्स रहती हैं और जब उनके पीरियड्स ख़त्म हो जाते हैं तब वो अपने आप को क्लीन करके पवित्र करके वापस गांव के अंदर एंटर करते हैं। इस तरीके की मानसिकता और इस तरीके की चीज़ें आज के इस ज़माने में भी चल रही हैं और ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स हमें समय समय पर देखने को मिलते रहते हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि क्या साइंटिफिक सोच रखने वाला व्यक्ति भी इस तरीके के कॉम्प्लेक्सेस का शिकार होता है? सरप्राइजिंगली इसका आंसर है हाँ, लेकिन ये कॉम्प्लेक्सेस उस तरीके के रिलीजियस या ट्रेडिशनल नहीं हैं, बल्कि ये कुछ मिसकंसेप्शंस हैं जो साइंटिफिक सोच रखने वाले व्यक्तियों को भी हो सकते हैं। क्या हैं ये मिसकंसेप्शंस? सबसे पहला मिसकंसेप्शन है कि जब फीमेल पीरियड्स में होती हैं तो वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती हैं। ये बिल्कुल गलत है। आमतौर पर ऐसा देखा गया है कि पीरियड्स के दौरान प्रेग्नेंट होने की संभावना बहुत कम होती है, लेकिन बिल्कुल ज़ीरो होगी ऐसा कहना गलत है। रीज़न ये है कि मेल बॉडी से जो स्पर्म्स रिलीज़ होते हैं उनकी लाइफ 3 to 5 डेज़ की होती है और अगर पीरियड्स के आखिरी दिनों में कोई सेक्सुअल कांटेक्ट होता है तो वो स्पर्म नेक्स्ट 3 to 5 डेज़ तक सर्वाइव कर सकते हैं और वो 3 to 5 डेज़ में अगर ओव्यूलेशन हुआ तो प्रेगनेंसी हो सकती है। दूसरा एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि अगर बायोलॉजिकली बॉडी पीरियड्स स्टार्ट करती है तो इसका मतलब है कि बॉडी बच्चे को सस्टेन करने के लिए रेडी है। ये बिल्कुल गलत है। रीज़न ये है
कि आज से अगर हम 50 से 100 साल पीछे जाएं तो देखेंगे कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा था। और इस मैटरनल मोर्टेलिटी रेट के हाई होने के पीछे दो रीजंस थे। पहला, अर्ली एज में शादी होना, और दूसरा मेडिकल फैसिलिटीज़ का नहीं होना। जब अर्ली एज में शादी होती थी तो प्रेगनेंसी भी जल्दी हो जाती थी। अब 14-15 साल की किसी फीमेल की बॉडी एक बच्चे को बियर करने के लिए सक्षम नहीं होती है, और उस बच्चे को बियर करने और उसको डिलीवर करने के प्रोसेस में उस लड़की का शरीर जिस स्ट्रेस से गुजरता है वो स्ट्रेस उसके लिए लाइफ थ्रेटनिंग होता है। और यही रीज़न है कि अर्ली एज मैरिजेस की वजह से बहुत सारी फीमेल्स की प्रेगनेंसी या फिर डिलीवरी के दौरान मौत हो जाती। तो ये बात कहना कि बॉडी में पीरियड्स का शुरू होना रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी है, ये गलत है। पीरियड शुरू होना एक फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी है, जबकि एनाटॉमिकल मैच्योरिटी आने में अगले 8 से 10 साल का वक्त और लग सकता है, और उसके बाद उस फीमेल का शरीर तैयार होता है एक बच्चे को जन्म देने के लिए। तीसरा मिसकंसेप्शन ये है कि पीरियड्स के दौरान फीमेल्स कुछ सैनिटरी प्रोडक्ट्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि वजाइनल टैम्पोन्स या फिर मेंस्ट्रुअल कप्स। और मिसकंसेप्शन ये है कि इन प्रोडक्ट्स का यूज़ करने से हाइमेन ब्रेक होती है और उस फीमेल की वर्जिनिटी लॉस्ट हो जाती है। ये बिल्कुल सरासर सिरे से खारिज करने वाली बात है। कारण ये है कि हाइमेन का ब्रेक होना या नहीं होना ये इस बात पे डिपेंड नहीं करता है। किसी भी फीमेल का हाइमेन किसी भी समय ब्रेक हो सकता है। सीढ़ी चढ़ते समय हो सकता है, खेलते समय हो सकता है, साइकिल चलाते समय हो सकता है, और ये बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप किसी का कैरेक्टराइजेशन इस बेसिस पर करें। अगला मिसकंसेप्शन ये है कि पीरियड्स के दौरान जो ब्लड निकलता है वो डर्टी ब्लड है, और ये डर्टी ब्लड हर महीने शरीर से बाहर निकलता है। ये मिसकंसेप्शन बिल्कुल सरासर गलत है, और इसमें 1% की भी सच्चाई नहीं। पीरियड्स में निकलने वाला ब्लड नॉर्मल ह्यूमन ब्लड है। अगला एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है जो बहुत सारे लोगों के अंदर मैंने भी देखा है। वो कहते हैं कि पीरियड्स में जो पेन होता है वो रियल पेन नहीं है। अद्भुत लोग हैं हमारे समाज में, इतने तेजस्वी लोग हैं कि बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं महिलाओं के ऊपर। एक मिसकंसेप्शन ये है कि जो महिलाएं पीरियड्स के दौरान होती हैं उनको नहाना नहीं चाहिए। क्या ही कहा जाए, इसके बारे में एक लाइन भी बोलने का कोई मतलब नहीं है। जो लोग ऐसा सोचते हैं वो खुद अपने बारे में सोचें कि वो क्या सोच रहे हैं। इस तरीके के मिसकंसेप्शंस और गलत धारणाओं के पीछे की आखिर वजह क्या है? सबसे पहली वजह है लैक ऑफ अवेयरनेस एंड एजुकेशन। हिंदुस्तान में 71% लड़कियां ऐसी हैं जिनको तब तक ये बात पता नहीं चलती है कि पीरियड्स क्या होते हैं जब तक उनके खुद के पीरियड शुरू नहीं हो जाते। और ऐसी कंडीशन में वो लड़कियां फिजिकली और इमोशनली इस प्रोसेस को सस्टेन करने के लिए प्रिपेयर ही नहीं हो। उन्हें इस बात की जानकारी नहीं होती है कि पीरियड्स को मैनेज करने के लिए किन किन सैनिटरी प्रोडक्ट्स की ज़रूरत है और इस हाइजीन को प्रॉपरली कैसे मेंटेन किया जाता है। आज के ज़माने में भी पुरानी रूढ़िवादी धार्मिक और सामाजिक मान्यताओं को मानना और उस पर भरोसा करना, ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से महिलाओं के साथ होने वाले इन नेचुरल प्रोसेसेस के प्रति हम इतने सेंसिटिव नहीं हो पाए हैं। और इस वजह से वो महिलाएं जो इन समस्याओं को फेस करती हैं उनके अंदर एक गिल्ट का भाव होता है, उनके अंदर एक शेम होता है, और उनका सेल्फ स्टीम बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट होता है। तो एक तरफ एजुकेशन और अवेयरनेस की कमी और दूसरी तरफ सैनिटरी प्रोडक्ट्स का अवेलेबल ना होना, अगर हम इन दोनों चीज़ों को मिला देते हैं तो हमें पता चलता है कि इन फीमेल्स को अपने पीरियड्स को मैनेज करने में कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।
और अगर आप ग्रामीण भारत की महिलाओं से बात करेंगे तो आपको पता चलेगा वो पीरियड्स के दौरान अपने ब्लड फ्लो को रोकने के लिए पुराने फटे कपड़े, भूसा, मिट्टी, रुई के गोले, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करती हैं जो कि बिल्कुल अनहाइजेनिक है और इससे इन्फेक्शन होने का बहुत ज़्यादा खतरा होता है। इस मिस इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करने में एक बहुत बड़ा योगदान ऑडियो विजुअल मीडिया का भी रहा है। यानी कि टेलीविज़न पर जो हमें एडवर्टाइजमेंट्स दिखाए जाते हैं सैनिटरी प्रोडक्ट्स के बारे में, वो एडवर्टाइजमेंट्स रियलिस्टिक नहीं है। आप अगर ध्यान से देखें तो टीवी पर जो भी एड्स आते हैं उसमें ब्लू कलर के एक लिक्विड का इस्तेमाल किया जाता है एक सैनिटरी पैड की सोकिंग कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, और वो लिक्विड उस पैड पे डाला जाता है और ये बताया जाता है कि इस पैड ने इस सारे लिक्विड को एब्जॉर्ब कर लिया। पूरी की पूरी पॉपुलेशन इस बात को समझने में कंफ्यूज हो जाती है कि ये ब्लू लिक्विड का इस सैनिटरी प्रोडक्ट के साथ क्या लेना देना है। तो क्रिप्टिक तरीके से किसी भी बात को कहना और किसी भी चीज़ पर ओपन डिस्कशन नहीं करना एक बहुत बड़ा रीज़न है इस तरीके के मिसकंसेप्शंस को प्रमोट करने का। अब सवाल ये है कि क्या ये मिसकंसेप्शन सिर्फ लड़कों में है या सिर्फ लड़कियों में है या ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इंडिया में एक स्टडी की गई जिसमें 13 से 17 साल की उम्र के अलग अलग सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के लड़कों के साथ बात की गई। इसमें टोटल 85 लड़कों को सेलेक्ट किया गया और उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए जो कि लड़कियों के पीरियड से रिलेटेड थे, और उनके रिस्पॉन्सेज के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि लड़कों के भीतर इन मिसकंसेप्शंस के पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है ओपनली इन बातों पर डिस्कशन का नहीं होना। स्कूल्स में क्वालिफाइड टीचर्स नहीं होते हैं और वो बच्चों के साथ इन टॉपिक्स पर बात करने के लिए सहज नहीं होते। ऐसे में जब बच्चों के मन में क्यूरियोसिटी होती है इन चीज़ों के बारे में जानने की, तो उनका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन या तो उनके दोस्त होते हैं या फिर बिल्कुल अनऑथेंटिक इररिलेवेंट सोर्सेस से उनको ये सारी बातें पता चलती हैं, और इसलिए ये समस्या पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होती जा रही है। तो लड़कों के भीतर पीरियड्स को लेकर सेंसिटिव नहीं होना इस बात पर निर्भर करता है कि उनकी ट्रेनिंग में स्कूल्स में उन्हें किस तरीके से इन चीज़ों के बारे में सेंसिटाइज किया गया। जिन फीमेल्स को पीरियड्स चल रहे होते हैं, क्या लड़के उनको लेकर सेंसिटिव होते हैं? बहुत सारे लोग उनको लेकर सेंसिटिव होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों में ये सेंसिटिविटी नहीं है, और इसका रीज़न है कि उनके मन में लड़कियों के प्रति एम्पैथी नहीं है। ये एम्पैथी नहीं होने का रीज़न ये है कि लड़कियां उस प्रोसेस के दौरान किस तरीके के फिज़िकल और इमोशनल चैलेंजेस को फेस कर रही होती हैं, ये समझ पाने की काबिलियत उनके अंदर नहीं होती है। और ऐसा समझ नहीं पाने के पीछे जो वजह है वो है कि समय पर उनको सही इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। लड़कों के भीतर इस तरीके के मिसकंसेप्शन का एक और सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बड़ा रीज़न है, वो है जेंडर स्पेसिफिक स्कूल्स। यूनेस्को की 2018 की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जेंडर स्पेसिफिक स्कूल्स इंडिया में हैं। अगर प्राइमरी स्कूल्स के लेवल पर बात की जाए तो लगभग 40% प्राइमरी स्कूल्स इंडिया के जेंडर स्पेसिफिक हैं, जहां पर या तो सिर्फ लड़के पढ़ते हैं या सिर्फ लड़कियां पढ़ती हैं। और अगर हम सेकेंडरी लेवल पर बात करें तो 34% स्कूल्स इंडिया में ऐसे हैं जो कि किसी एक स्पेसिफिक जेंडर के लिए बने हैं। ऐसे में लगभग 40% स्कूल्स हमारे ऐसे हैं जिनमें सिर्फ एक ही जेंडर के बच्चे पढ़ रहे हैं। तो ये कैसे पॉसिबल है कि वो किसी दूसरे जेंडर के बारे में समझ पाएं, एम्पैथाइज हो पाएं या उनकी प्रॉब्लम्स को लेकर सेंसिटिव हो पाएं। इन जेंडर स्पेसिफिक स्कूल्स की एक बड़ी प्रॉब्लम है कि इनके अंदर जो टीचर्स होते हैं वो जेंडर बायस्ड होते हैं और
वेल ट्रेन्ड एंड वेल एजुकेटेड नहीं होते हैं इस तरीके की सेंसिटिव टॉपिक्स पे बात करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम एक बॉयज़ स्कूल की बात करते हैं तो वहाँ पर मोर देन 90% टीचर्स जो होंगे वो मेल्स होंगे, और अगर हम एक गर्ल्स स्कूल को देखेंगे तो वहाँ पे लगभग 90% से ज़्यादा टीचर्स जो होंगे वो फीमेल्स होंगी। जब एक मेल मेल को ट्रीट करता है या एक फीमेल फीमेल को ट्रीट करती है तो वो अपने कंजर्वेटिव थॉट्स को एज इट इज़ पोर्ट्रे कर दे। उन्हें ये बात कन्वे करनी ही नहीं आती है कि किसी दूसरे जेंडर की क्या समस्याएं हैं और उन्हें कैसे बच्चों के दिमाग में ठीक तरीके से इनकॉर्पोरेट किया जाए। और ऐसे में जब इन बच्चों के पास सही इन्फॉर्मेशन नहीं होती है तो ये मिसलेड हो जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि मेंस्ट्रुएशन एक बीमारी है। कुछ बच्चों को ऐसा भी लगता है कि मेंस्ट्रुएशन एक साइन है सेक्सुअल मैच्योरिटी का, और अगर ऐसी धारणाएं बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाती हैं तो सोसाइटी में सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होने का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। समाज महिलाओं को जब बराबरी का दर्जा नहीं देता है और उन्हें एक सेकेंडरी सिटीजन की तरह ट्रीट करता है तो फीमेल्स के अंदर एक गिल्ट का भाव होता है, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ स्टीम बहुत कम हो जाता है और वो जितना प्रोडक्टिव हो सकती हैं सोसाइटी और नेशन के लिए उतना प्रोडक्टिव नहीं होती हैं। इसकी वजह से बहुत सारी फीमेल्स जो बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर सकती हैं एक नेशन के ग्रोथ में, वो कंट्रीब्यूट नहीं कर पाती हैं और इस वजह से नुकसान होता है जीडीपी का, जीएनपी का, देश की अर्थव्यवस्था को इससे नुकसान पहुंचता है। अगर आप बहुत ध्यान से सोचें तो समाज की एक कुरीति किस तरीके से किसी भी देश को नीचे की तरफ लेके जा सकती है, ये बात इस पूरे के पूरी स्टोरी से समझ में आती है। वापस से हम उसी स्टडी की बात करते हैं जिसमें 13 से 17 साल के लड़कों से बात की गई। टोटल 85 लड़के सेलेक्ट किए गए और उनसे लड़कियों के पीरियड्स और मेंस्ट्रुएशन को लेकर अलग अलग सवाल पूछे गए। उनसे ये जानने की कोशिश की गई कि उनका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है और वो पीरियड्स के बारे में अभी तक कुल क्या क्या बातें जानते हैं। इसके आधार पर जो बात समझ में आई वो ये थी कि लड़के इस बात को लेकर बहुत सेंसिटिव हैं, उनको पीरियड्स के बारे में सही इंफॉर्मेशन मिले, और अगर उनके पास कोई सही इंफॉर्मेशन होती है तो वो उसको स्प्रेड भी करते हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखकर ये कंक्लूज़न निकाला गया, अगर हम लड़कों को ठीक से पढ़ाएं और ट्रेन करें तो इस प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक सॉल्व कर सकते हैं। 2015 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक मेंस्ट्रुअल हाइजीन प्रोग्राम बनाया था और उसकी गाइडलाइंस रिलीज़ की थी, जिसमें लड़के और लड़कियों को किस तरीके से इस सेंसिटिव टॉपिक के बारे में एजुकेट करना है, इसकी रूपरेखा बनाई गई। 2015 के इस मेंस्ट्रुअल हाइजीन प्रोग्राम से पहले 2012 में निर्मल भारत अभियान शुरू किया गया था, जिसका लक्ष्य था कि हाइजीन को मेंटेन करा जाए और इसके प्रोसेस में हर एक घर में टॉयलेट्स बनने चाहिए और प्रॉपर सैनिटेशन की सुविधा होनी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा फैक्टर है जो इस पूरी की पूरी समस्या को जड़ से ख़त्म कर सकता है। अगर हमारे पास प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करने की सुविधा हो तो इस समस्या को हम पूरी तरीके से समाप्त कर सकते हैं। तो 2012 का निर्मल भारत अभियान आगे चलकर स्वच्छ भारत अभियान में कन्वर्ट हो जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने 2014 में लड़कियों के लिए एक स्कीम शुरू की थी, जिसमें हर एक लड़की को उसके स्कूल में जाकर आशा वर्कर्स सैनिटरी पैड्स प्रोवाइड करती हैं। ये पैड्स बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पे प्रोवाइड की जाती हैं और हर एक पैक के साथ आशा वर्कर को ₹1 का बेनिफिट मिलता है। इस तरीके से लड़कियां मेंस्ट्रुअल हाइजीन को मेंटेन करने के लिए जो ट्रेडिशनल तरीके थे उससे निकलकर हाइजेनिक सैनिटेशन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करना शुरू कर रही हैं। ये एक बहुत बड़ा चेंज है जो आने वाले टाइम में हमारी पूरी सोसाइटी को इस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर करेगा और सेंसिटाइज करेगा कि हम मेंस्ट्रुअल हाइजीन को बिल्कुल नॉर्मल
और इस पूरे मेंस्ट्रुअल प्रोसेस को एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस की तरह कंसिडर करें। इसे स्टिग्मेटाइज ना करें और इसकी वजह से किसी के ऊपर भी किसी भी तरीके का स्टिग्मा या सोशल बर्डन ना क्रिएट करें। थैंक यू।